बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज 15 अगस्त 2025 जिस आज़ादी को लेकर 79 साल हुआ, उसी के जश्न पर आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और उस जश्न के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को जो भारत का आज़ादी, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर हमारे भारत के लोगों को भारत का वर्चस्व सौंपते हुए उन्होंने विदाई लिया, उसी दिन को आज हम आज़ादी मानते हुए ये जश्न मना रहे हैं। तो साथियों, आज़ादी के आज 79 साल गुजर गए, पर क्या आज भी 1947 के दशक पर जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हमारा और आज की परिस्थिति में क्या बदलाव हुआ, ये आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि 1947 के दशक पर जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने भारत का कमान संभाला और हमें अपने इशारा पर देश को संभालने का काम किया। और उन्होंने तरह तरह का कानून बनाने का प्रयास किया, पर किसी भी और व्यक्ति के द्वारा यह संविधान बना कर देने के लिए तैयार नहीं हो पाया। पर जैसे ही बाबा साहब की बात आने का वो हुआ, वो कब हुआ? अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप किस दिशा पर भारत देश को चलाने का आप प्रोपेगेंडा दिखाएंगे, वो हमें तैयार करके दिखाइए, तभी हम पूर्ण रूप से भारत को आपके हाथ में सौंपने की तैयारी करेंगे। तब जाके उस समय हमारे आज के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले माननीय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष लंदन में जाकर कहा कि हमारे भारत का संविधान आप बनाकर दें और उसके अनुरूप हम भारत को संचालित करेंगे। तब अंग्रेज गवर्नर के द्वारा कहा गया कि हमसे ज्यादा ज्ञाता आपके ही घर में कोई है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर को एक बात कही जा चुकी थी कि संसद का दरवाजा तो क्या, खिड़की भी तुम्हारे लिए बंद है। उस बाबा साहब को ये बात गांधी एंड कंपनी के द्वारा कहा गया था। सांसद भवन का दरवाजा तो क्या, खिड़की भी बंद है, तुम कैसे अंदर प्रवेश करोगे? तब बाबा साहब ने चुप्पी साधे रहा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज गवर्नर के द्वारा कहा गया कि आपके घर में ही संविधान बनाने वाला सब पूरे विश्व का ज्ञाता, आज के डेट में बाबा साहब को कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ये ख्याति अमेरिका गवर्नमेंट ने रिसर्च पर देखा और उन्होंने दिया। और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का कांच का मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगाया हुआ है। तो समझ सकते हैं, जिस बाबा साहब के बारे में शायद आप लोग भली भांति नहीं जानते हो और जानते भी होंगे, तो हम कहना चाहेंगे कि आप सभी उस बाबा साहब को भली भांति जाने, उनके संघर्षों को पहचाने, जिन्होंने आज हमें ये संविधान का किताब दिया है बना के। ये जो संविधान का किताब है, आज पूरा देश इसी के इशारे पर चलता है। चाहे देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए,
लेकिन आज की परिस्थिति, बाबा साहब ने एक सपना देखा था, जो असमानता आजादी के पहले छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उसको मिटाने के अनुरूप ये संविधान बना। किसी जाति विशेष को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना है। इसमें सभी जाति वर्ग धर्म को समानता का अधिकार दिया गया। इसी के तहत आज आप लोग ये चर्च बनाकर, इस चर्च में हर सप्ताह रविवार को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो बातें भी इस संविधान पर निहित है। तो साथियों, आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी दशा और दिशा में जो हमारे भारत के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी और उनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के समाज के साथ आज भी वो आज़ादी मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हम दुख और तकलीफ झेल रहे हैं। अगर वो आज़ादी हमें मुकम्मल हुई होती तो आज एक वर्ग विशेष और सुख संपदा हासिल करते जा रहा है और हमारे लोग और नीचे। आज वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, राशन हमको फ्री में सरकार बांट रही है। तो क्या राशन फ्री में लेना हमारा अधिकार है क्या? आजादी के 75 साल में हमें ऐसे मुकाम पर खड़ा करने के लिए ये संविधान बना कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यही सोच रहा होगा ना बाबा साहब ने? आप लोगों को लगता है क्या ऐसा है कि नहीं लगता? बाबा साहब ने वास्तव में यही सोचा। उस संविधान बनने के पहले जो एक वर्ण व्यवस्था नाम का, मनुस्मृति नाम का किताब था, जिसके तहत देश पर कानून व्यवस्था चलाई जाती थी, उस वर्ण व्यवस्था के तहत जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको आप लोग किताब में जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं क्या? स्कूल के किताब में पढ़ाया गया है वर्ण व्यवस्था को, पर आज वर्तमान परिस्थिति में उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। उस वर्ण व्यवस्था के तहत ऊपर बैठा ब्राह्मण को सारा अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, सबके ऊपर शासन करने का, ये सारा अधिकार ब्राह्मण को था। उसके बाद आया दूसरे वर्ण पर क्षत्रिय। क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार तो है, पर पढ़ाने का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का था, हथियार रखने का था। और उसके ऊपर जो ब्राह्मण है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार उस क्षत्रिय को था। उसके नीचे वैश्य, वैश्य को पढ़ने का अधिकार था, पढ़ाने का नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था। मतलब ब्राह्मण को सारा अधिकार, उसके नीचे क्षत्रिय को एक अधिकार घट गया, नहीं पढ़ा सकता, एक अधिकार घटा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वैश्य आया, जिसको पढ़ाने का अधिकार नहीं, हथियार रखने का भी अधिकार नहीं। मतलब 2 अधिकार तीसरे वर्ण के लोगों के लिए खत्म हुआ। पर उसके नीचे जो आने वाला शूद्र, जिसको इन सभी में से कोई भी अधिकार नहीं था, मतलब वो कितनों भी मेहनत कर ले, ऊपर वाले का फ्री में सेवा करना यही उसका धर्म था। और उस वर्ण व्यवस्था में ये हमारी माता बहनें जो बैठी हैं, इनके लिए कुछ भी अधिकार नहीं था, वो शामिल ही नहीं थे वर्ण व्यवस्था में। तो समझ सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति में हमारी माताओं के साथ किस तरह दुर्दशा होती रही होगी। अब आपको एक बात बता दूं, उस समय हमारी माताएं आज किस तरह से सज धज के बैठी हैं। कमर से ऊपर कोई भी कपड़ा रखने का अधिकार नहीं था, कमर से ऊपर कोई भी कपड़ा ढकने का अधिकार नहीं था। अगर कोई ढकता है तो उसको स्तन कर
स्तन कर देने के लिए बाध्य किया जाता था। उसी स्तन कर के लिए हमारी एक नगेड़ी नाम की महिला थी, उन्होंने जब अपने शरीर को ढका और उस समय के शासक वर्ग के लोगों के द्वारा जब उनको स्तन कर मांगा गया तो उन्होंने स्तन कर देने के बजाय अपने स्तन को ही काट के प्लेट में उनके सामने सुपुर्द कर दिया और वहीं वो मर गई। उसी समय हमारे महापुरुषों ने उसका विरोध किया अंग्रेज शासन काल में और वो स्तन कर का मामला खत्म हुआ। एक महिलाओं के लिए और था सती प्रथा, जिसको भी आप लोग पढ़े होंगे। सिलेबस में स्तन कर को नहीं पढ़ाया गया पर सती प्रथा को पढ़ाया गया है। उस सती प्रथा के तहत जिस महिला का पति एक्सपायर कर जाता है उस महिला को कहा जाता है कि स्वयं से सती जाती थी। पर क्या आप लोग अभी देख रहे हैं कोई भी महिला अपने पति के मृत्यु हो जाने पर वो उसी आग में या जैसे दफन कार्यक्रम होता है, पेटी में आप लोग जिस तरह से ताबूत पर पैक करते हैं और दफनाते हैं, तो उसमें कोई महिला जाती है क्या? अपने मर्जी से। तो वास्तव में वो अपने मर्जी से जाने का मामला नहीं था, जबरदस्ती उस महिला को उठा के आग में झोंक दिया जाता था। तो कितने बड़े दुख की बात है कि एक जीती जागती महिला को आग में डाल देना, तो कितनी तकलीफ होती रही होगी। हम छोटा सा, आप लोग महिला हैं, आप लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के टाइम अगर थोड़ा सा भी आग हाथ में लग जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो पूरे शरीर को उठा के डाल देना कितना तकलीफ होता रहा होगा और बेचारी तड़प तड़प के मर जाती थी। इस तरह का कानून भारत देश में चल रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं उसके विरोध में ये जो कानून बना और इस कानून के तहत आज देश चल रहा है। लेकिन भी हमें आज कोई तो है वो सारी सुख सुविधा हमें नहीं देना चाहता। कोई तो है जो वो सारा सुख सुविधा अपने ही रखना चाहता है, हमें नहीं देना चाहता है। तो क्या हमें अपने हक अधिकार के लिए, उन सारी सुख सुविधाओं के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? अपने हक अधिकार के, हम किसी के अधिकार को छीने बगैर अपने अधिकार को लेने के लिए खड़ा होते हैं, तो क्या आप लोगों को गलत लगता है? तो गलत वास्तव में नहीं है। आज मैं यहाँ कुछ बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये बाबा साहब के लिखित संविधान के तहत आर्टिकल 19 के तहत मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ। और अभी आप लोग सभी बैठे हैं यहाँ सुन रहे हैं, ये आर्टिकल 19 के तहत ही आप सभी बैठ के सुन पा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा एक विशेष गुजारिश है कि जो आजादी 15 अगस्त को दिखाया गया, 15 अगस्त 1947 को दिखाया गया, उसके तुरंत एक दिन बाद हमारे मूल निवासी लीडर मान्यवर अन्ना भाऊ साठे ने कहा, तुरंत एक दिन बाद। अब समझ सकते हैं आजादी आज मिली और कल के तुरंत दिन में क्या बोल रहे हैं, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो आज भूखमरी के कगार पर हमारे 80% लोग खड़े हैं जिनको गवर्नमेंट राशन देके पाल रही है। तो क्या हमारे लोगों को राशन लेकर ही जीवन जीने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? क्या ईश्वर ने हमें आज इसी दिन को देखने के लिए पैदा किया क्या? जो आजादी आज एक शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जिस ऐसो आराम से जी रहा है, इसी भारत भूमि पर हम भी पैदा हुए, तो हमें भी वो सारी ऐसो आराम मिलनी चाहिए, लेकिन वो छीन के रखा हुआ है। आपको एक बात बता देता हूं, एक जनसंख्या का आंकड़ा, जनसंख्या के अनुपात पर इस संविधान में निहित है
कि जनसंख्या के अनुपात पर लोगों को अधिकार मिलनी चाहिए। ये सच्ची बात है ना? यहाँ पर हम 100 लोग मान के चलिए बैठे हैं और 5 रोटी मैं फेंकता हूं यहां से, सारे भूखे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? सभी के सभी भूखे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? अगर 100 लोग बैठे हैं और सबको मैं 100 रोटी बराबर एक एक बांट दूं तो लड़ाई का मामला बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। यही परिस्थिति आज भारत देश में हमारे आदिवासी भाई लोग हैं। आदिवासी भाई लोग की संख्या 7.5% है। 7.5% हमारा आदिवासी समाज, जिनको इस संविधान में तो लिखा जरूर है 7.5%, पर आज तक मिला कितना? आप लोगों ने कभी समीक्षा किया? सरकार से जानने का प्रयास किया कि हम आदिवासियों को आपने 7.5% में से कितना परसेंट अभी तक दिया है? किसी ने नहीं पूछा। पर एक समीक्षा का विषय है ना, हमको जानना चाहिए कि नहीं? क्यों सर? जब तक हम जानेंगे नहीं, गवर्नमेंट हमको नहीं लिख के देगा कि हमको कितना मिला, तब तक वो हम अनजान है। तो हमको ये चीजें जाननी चाहिए, सरकार से पूछनी चाहिए। लेकिन एक जानकारी के तहत 7.5% रिजर्वेशन इसमें लिखित है। सरकार भी बोलता है कि 7.5 हम दे रहे हैं, पर आज तक 79 साल के आजादी पर 47 को लेके चलते हैं, 47 को लेके चलते हैं, 78 ईयर पर वो आपके क्या बोलते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। पिछले ईयर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, आजादी का 78 ईयर को लेके। अभी जो जश्न मन रहा ये 79 है, 79 में प्रवेश कर गया। हाँ, तो साथियों, जिस तरह 7.5% लोगों को 2% अभी तक मिला, तो क्या वो समाज भूखमरी पर रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। 7.5 लोग हैं जिनको 2 रोटी मात्र दिए हैं। अब उसमें कोई बोलता है, अभी ज्यादातर सुनने को क्या मिलता है हमारे आदिवासी समाज में, जसपुर एरिया के सारे हमारे एक जाति विशेष उरांव जाति के लोगों ने इस मिशन संस्था को फॉलो करते हुए शिक्षा को गंभीरता से अध्ययन किया और नौकरी पेशा में जगह हासिल किया। अब उसको और जो अलग जाति के जो है हमारे, जिनको क्या बोला जाता है, अरे तुम्हारा अधिकार उरांव जाति का छीन के खा रहा है, तुम्हारा अधिकार उरांव जाति का छीन के खा रहा है। पूरे जसपुर के उरांव लोग को देख लो, ये लोग गोंड का भी छीन लिए, उरांव कंवर का छीन लिए, माझी का छीन लिए, सभी का छीन रहे हैं। अब ये नहीं बताते कि हमने ही 7.5 में सिर्फ 2 दिया, वो 7.5 में 8.5 देना भाई, ये हमारा हक है। पर वो 7.5 में बराबर हमें 7.5 आज तक नहीं दिया, और बोलते हैं कि कोई जाति विशेष का खा गया। वही परिस्थिति हमारे एससी समाज का भी है। भारत देश में पूरा आंकड़ा 15% का है, उसमें रिजर्वेशन 15% है, लेकिन आज तक सिर्फ 4% हमारे एससी समाज को वो अधिकार मिल पाया। अगर 15% बराबर मिलता तो हमारे लोग जितने आज नौकरी पेशा हैं तो उसके 4 गुना होते। आपका 2% में 2 चौक 8 होता है, तो 8 को हम 4 को लोग मानते हैं, तो 3 हिस्सा और लोग नौकरी पेशा में रहते। तो क्या सरकार हमारे पक्ष में काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो हमें इस चीज की समीक्षा समय समय पर बैठ के इस तरह की समीक्षा जरूर करते रहनी चाहिए, और सरकार से हमें जरूर पूछना चाहिए। और उसके लिए आज आरटीआई लगा के ये सारी जानकारी आप खुद भी ले सकते हैं। भारत सरकार से आप आरटीआई लगा के जानकारी ले सकते हैं, आपको वो देगा। किसी भी परिस्थिति में आपको मना नहीं कर सकता। जिस भी चीज की आप मांग करेंगे सरकार आपको देगा।
तो कम से कम हमारे लोगों को आरटीआई लगाने तो सीखना चाहिए और वो जानकारी लेके पढ़ना चाहिए, समाज में बताना चाहिए। हमने आरटीआई लगा के लिया है, वो जो 2% की बात हम बता रहे हैं ये कहीं सुनी बात नहीं है। आरटीआई से निकाला हुआ आंकड़ा है 7.5% को सिर्फ 2% अभी तक मिला है। 75 से 79 सालों में गुजर गया। अब 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान के लागू होने का अभी 75 साल हुआ है, तो इस 75 साल में मात्र 2% मिला। तो साथियों, आपका 5.5% कोई खा रहा है तो उसके विरोध में आप आवाज उठाने को तैयार हैं कि नहीं? आप अपने हक के लिए, हम किसी का लूटना नहीं चाहते, छीनना नहीं चाहते। कि आपको छीनना चाहते हैं क्या किसी का? लेकिन आज तक मांगने से जो हमारा 75 साल गुजर गया, मांगने पर दे नहीं रहा है, तो अब आंदोलन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मांगते मांगते तो हमने 75 साल गुजार दिया। तो अब आंदोलन का फेज आ चुका है। तो आप सभी को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ सहयोग लेते हुए लड़ाई लड़ना होगा, ताकि हम अपनी वो हक अधिकार जो दुश्मन खा रहा है वो हम अपनी वापसी करा सकें। तो इतना ही कहकर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अभी वर्तमान परिस्थिति में इसी महीने के 24 तारीख को रायपुर में हमारे इस सांस्कृतिक संगठन का राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। यहाँ मैं अकेले कुछ बातें बताया, वहाँ मुझसे भी और ज्यादा ज्ञानी कई वक्ता होंगे जो आपको विस्तार से उन विषयों पर बताएंगे। तो हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि आप सभी माता बहनें भी तैयार हो जाएं और रायपुर चलने की तैयारी करें, साथ में चलेंगे और सुन के आएंगे। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय